लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल होगा पेश। दोपहर करीब 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। तो मौजूदा वक्फ एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे ये बिल। वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर लग सकती है रोक। तो वक्फ की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, AIMPLB की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए, वक्फ में ये बदलाव संभव है। क्या कुछ बदलाव है, ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत जमीन वक्फ की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन संरचना में बदलाव की संभावना जताई गई है। एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में ये बदलाव हो सकता है। केंद्रीय राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव हो सकेगा। वहीं राज्य बोर्ड के स्वामित्व वाली जमीन का एक सिरे से सत्यापन का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट संशोधन बिल में महिलाओं की भागीदारी भी होगी, तो इसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। वहीं सरकार मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की पक्षधर है। हर बोर्ड और काउंसिल में 2 महिला सदस्य भी प्रस्तावित हैं। इस तरह की जानकारियां इस बिल से संबंधित सामने निकल कर आ रही। वहीं देखिए, सरकार जिस वक्फ संशोधन बिल 2024 को आज संसद में पेश करने वाली है, उसे लेकर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल के चेयरमैन नसरुद्दीन चिश्ती का क्या कहना है, पहले वो आप सुन लीजिए। और ये सरकार इसको पेश करी, हम इसका वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल खुले तौर पे वेलकम कर रहे हैं। और बाकी बिल हम पढ़ने के बाद में हमारे सजेशन सरकार को देंगे। हमें उम्मीद है कि ये बिल यदि सेलेक्ट कमेटी में जाता है तो हमारे को भी सुना जाएगा, हमारी बात को भी रखा जाएगा। तो वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम दरगाहें हैं। हमें मालूम बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम चाहते हैं अमेंडमेंट, देश की तमाम दरगाह अमेंडमेंट चाहती है। हम चाहते हैं दरगाह बोर्ड बने और दरगाह बोर्ड के अंदर दरगाह की कस्टम ट्रेडिशन डिफाइन हो, इसमें बाकायदा मेंशन होना चाहिए। और सज्जादा नशीन जो है जगह जगह जब परेशान होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड जो हाकिम बन के बैठ गया है, उसके अंदर रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। उनके पावर्स के बारे में बात करनी ज़रूरी है। और जो मेंबर्स बनते हैं उसमें सूफी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेट में शायद है अभी, लेकिन ज़्यादातर नहीं। हम चाहते हैं इसको मैंडेटरी किया जाए। दरगाहें हैं वो सबसे बड़ी वक्फ की स्टेक होल्डर हैं। ज़्यादातर जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो दरगाहों से रिलेटेड है। और हम किसी एक ना एक तरीके से इसके विक्टिम रहे हैं। हमें मालूम है क्या ग्राउंड लेवल पर परेशानियाँ आती हैं। और इसी बुनियाद पे हम लोगों ने समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम दिया है, पहले भी दे चुके हम, कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, जिसमें दरगाही कल्चर, दरगाह ट्रेडिशन उसको डिफ़ाइन किया जाए। और जो दरगाह का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है सज्जादा नशीन, उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाए, उसकी राइट्स और उसकी डिग्निटी को इंटैक्ट किया जाए। वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है। उनको एक तरह से विलन के रूप में लाके बैठा दिया गया है। और प्रॉपर्टी जो वक्फ कर दी जाती है अल्लाह की राह में, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम और उसका इस्तेमाल फलाह बहबूदी के लिए होना चाहिए और गरीब गुरबाओं के लिए होना चाहिए और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज मुस्लिम होना चाहिए। वही देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में समाजवादी पार्टी, सदन में समाजवादी पार्टी करेगी बिल का विरोध। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध किया जा सकता है। इस तरह की जानकारियां इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की तरफ से भी लगभग स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बैठक का भी ऐलान किया गया। अब सदन में कांग्रेस का क्या रुख रहता है, इस पर यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बता दें, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इस बिल का विरोध किया गया। तो सुनिए, बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन का क्या कहना है। जो वक्फ बोर्ड का संशोधन आ रहा है, जो राज्यसभा में आज पेश होना है, समाजवादी पार्टी समझती है कि पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। पीडीए में अल्पसंख्यक भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। इसलिए इस तरीके के बिल लेके आई है। उनकी मंशा बिल के जरिए जो जमीन है वो निजी हाथों में देने का उनकी योजना है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल के आने के बाद, इसके ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अपनी आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जान ले कि पीडीए के खिलाफ काम करने से पीडीए वो
अपने हक और की जो लड़ाई है उसको लड़ने से रुकने वाला नहीं है। तो भाई देखिए, लोकसभा में कांग्रेस ने नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद हीबी ईडन ने नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में ये नोटिस दिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में ये नोटिस दिया गया है। हीबी ईडन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष का जो सुर है वो इसके विरोध में नजर आ रहा है। हमने समाजवादी पार्टी को सुना। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी नोटिस दिया गया है। सांसद हीबी ईडन की तरफ से इस बिल के खिलाफ नोटिस दिया गया है। तो लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ नोटिस दिया। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सदन के पटल पर यह बिल रखा जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से लगभग 12 बजे प्रश्नकाल के बाद यह बिल उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। ऐसे में संसद में सरकार का और विपक्ष का इस बिल को लेकर क्या रुख रहता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज संसद की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। इस तरह की जानकारियां भी लगातार इस बिल को लेकर सामने निकल कर आ रही है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 इस बिल का नाम रखा जाएगा। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, केंद्र की तरफ से ये कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। तो वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गई है। सुनिए दोनों सियासी दलों के नेताओं का इस पर क्या कहना है। प्रस्तुत कर देने, सेलेक्ट कमेटी में या किसी कमेटी में भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं। उचित ये कि इसमें जिस समुदाय के लिए ला रहे मुस्लिम वक्फ बोर्ड, तो उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें। अपने सहयोगी दल जो हैं, नीतीश बाबू, चंद बाबू, आंध्रा, इनसे बात करें। फिर ये सर्वदलीय बैठक हो जाए जिससे ये जिनके लिए ला रहे हैं उनके भले के लिए हो। इसे राजनीतिक मुद्दा न बना के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक ऐसा बिल बने जो हितकारी हो सबके लिए। The introduction of Waqf Board bill in Parliament, I think it should be a historical moment because since last many years, people were asking for changes in the Waqf Board, and it is the Muslims who are asking and who are seeking some changes in the Waqf Board. Now I think some inclusion of non-Muslims and also the role of district collectors in this new bill should definitely solve certain issues. तो वक्फ संशोधन बिल जिसे आज सदन के पटल पर रखा जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल में किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, ये तो लगभग 12 बजे के आसपास पता चलेगा। लेकिन इस बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के साथ हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी सर भारत एक्सप्रेस में। और सबसे पहले हाजी नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बिल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले। हाँ स्वाति जी, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के 40 संशोधनों को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर ये अध्यादेश लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को बराबर समानता का अधिकार देने की भी बात करी जा रही है इस बिल के अनुसार। और दूसरी मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि भारत के अंदर महिलाओं की समानता की तो बात आप करते हैं, लेकिन भारत के अंदर महिला सुरक्षित कैसे हो उसकी बात कभी नहीं करते। और आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि शायद इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 महिलाएं हैं जो पूरे वक्फ बोर्ड को देखती हैं, अपना हस्तक्षेप करती हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। और रही बात ये स्वाति जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बार बार ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, वक्फ बोर्ड जहां चाहती है वहां कब्जा करने की बात कहती है, तो उसको
कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर एक भ्रम पैदा किया गया। देखिए, हमने हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन में आज तक किसी ने वक्फ बोर्ड ने कहीं पे भी जाकर ये दावा नहीं करा कि ये जमीन हमारी है और फिर उसको खाली भी करवाया। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर 123 जगह को भारत सरकार ने खुद चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को कहा कि आपकी ये अपनी जमीन है। तो देखिए कि जब सरकार खुद कह रही है कि ये जमीन आपकी है, वक्फ बोर्ड जाके वहां पे अपने चिन्हित जमीनों पे अपने मालिकाना हक जताता है, तो स्वाति जी फिर उसके बाद ये बताइए, तो फिर हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? लेकिन आपको नहीं लगता सर कि इस बिल से ट्रांसपेरेंसी कुछ ज्यादा होगी? आपको नहीं लगता? हर एक चीज डेटा में लाने में आखिर दिक्कत क्या है? स्वाति जी देखिए, ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वक्फ की भी जमीन है, जो हमारे अपने मुस्लिम भाइयों ने अपनी जमीन है वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी है। वक्फ का मतलब होता है दान कर देना। अब जैसे भारत के अंदर जो मुसलमान थे पार्टीशन होने पे जो पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनें हैं भारत के अंदर, तो वो वक्फ बोर्ड के पास आ गई है। और फिर उसके बाद ये कि बार बार ये बात तो करते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, संशोधन की जरूरत है। तो स्वाति जी, किसी ने आश्रम की जमीन के बारे में नहीं सोचा कि आश्रम के चलिए पास इस पर रत्नाकर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नाकर जी, आपने हाजी साहब को सुना, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारी जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है, और इस पर ये जो है अपना चैरिटी या जो भी, और साथ ही देखिए 2 महिलाएं इसमें शामिल है इस बोर्ड में, इसको लेकर भी इन्होंने रुख क्लियर किया। बीजेपी की तरफ से आज ये बिल पेश किया जाएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या कहेंगे हाजी साहब के बयान को लेकर? देखिए, ये अल्लाह के नाम पे जो जमीन लेने का कार्यक्रम है वो आप करिए, हमें आपत्ति नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए और हमें क्या आपत्ति है। लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 1954 में ये बिल लेके आए, ये बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड जो बनाया उन्होंने, हाँ, आज जो है इस बोर्ड को 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में असीमित शक्तियां दे दी। और लिए इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से पहले जमींदारी की प्रथा चलती थी हमारे यहाँ देश में, और स्वतंत्र भारत में ये मजहबी जमींदारी की प्रथा इन्होंने शुरुआत की। मतलब बोर्ड अगर किसी जमीन के ऊपर दावा कर देता है कि यह जमीन उनकी है, तो सामने की वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है कि यह उसकी जमीन, ये जमीन के मालिक को साबित करना है। और वो कहाँ पे साबित करेंगे? इनके ही बोर्ड और सर्वेयर के पास जाएंगे और साबित करेंगे कि ये भाई जमीन उनकी है। और जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, वक्फ बोर्ड इनके खिलाफ अगर जमीन मालिक के खिलाफ अगर फैसला करता है, तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, फिर भी ये कोर्ट में नहीं जा सकते, ये जाएंगे वक्फ ट्राइब्यूनल के पास। और वक्फ अगर इनके जमीन मालिक के खिलाफ फैसला दे देता है, तो भी जमीन का मालिक जो होता है जमीन का, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्कुल देखिए रत्नाकर जी, वो बाध्य होता है, उससे ये फैसला मानना होता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार को लगा कि ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, और जो है कोर्ट का रुख भी अब जो याचिका करता है वो कर सकता है। आप बने रहिए रत्नाकर जी, हम इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने निकल कर आया है। वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा, रेल, नजूल, लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी, लिखकर गारंटी दे। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया अखिलेश यादव की तरफ से। रत्नाकर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। देखिए, जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां आज वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट के लिए अपना विरोध जता रही हैं, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई वहां पे बांग्लादेश में हैं, वहां पे उनके लिए हम सीए कानून लेकर आए, इसी देश में लेकर आए। जब सीए कानून में उन्हीं अल्पसंख्यक भाई जो वहां पे हमारे हिंदू भाई पड़ोसी मुल्क में हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हम सीए बिल लेकर के आए, तो यही पार्टियां विधवा विलाप कर रही थी और कह रही थी कि ये जो गलत है। आज बताइए, आज उनको अगर हमारे देश में नागरिकता की जरूरत होगी तो उसी सीए के माध्यम से हम नागरिकता दे सकते हैं अपने हिंदुओं को।
तो ये तभी भी विधवा विलाप कर रहे थे और आज भी ये विधवा विलाप करेंगे। मैं हाजी भाई की एक बात को बताना चाहता हूं कि ये दान कर दी हुई संपत्तियों के बारे में बात कर रहे थे जी। चलिए, वो दान कर दी हुई संपत्ति आपके पास रहे, मुबारक हो आपको। लेकिन दान करने के बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी ने असीमित शक्तियां दे दी 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में, वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 40 के तहत, उसके तहत आज इनकी संपत्तियां पिछले 13 साल में दोगुनी हो गई हैं। और मैं आप जान के हैरान हो जाएंगी स्वाति जी कि यही वक्फ बोर्ड है जो भारतीय रेल और डिफेंस के बाद इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला जो है बोर्ड बना हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के पास जो है 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। कितनी? 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां। चलिए रत्नाकर जी, इस पर हाजी जी का जवाब भी ले लेते हैं। हाजी जी देखिए, संपत्ति बहुत ज्यादा, आपको नहीं लगता अल्लाह के नाम संपत्ति है, लेकिन अल्लाह के नाम की संपत्ति से गरीबों का भी तो कुछ भला होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी जो अहम मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है और कोर्ट का हस्तक्षेप भी इस पूरे मामले में होना चाहिए, आपको नहीं लगता? हाँ स्वाति जी, अभी आपने कहा गरीबों का भला होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अभी अयोध्या के अंदर 13,000 आरक्षित सेना की जमीन पर पूंजीपति जो गरीब हैं उनको दे दी गई है, तो गरीबों का हक होना चाहिए। यानी कि जो सेना की हाजी साहब, वक्फ क्या कर रहा है? वक्फ क्या कर रहा है, आप पहले ये बताएं, वक्फ क्या कर रहा है? 13,000 एकड़ जमीन सेना की जिन पर पूंजीपतियों को दे दी गई है, क्या वो गरीब थे? अब बात आती है भारत के वक्फ बोर्ड की, तो मैं बता दूं कि भारत के वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन तो रेलवे विभाग पर है। और दूसरी बात यह कि भारत के अंदर जो बाबा जमीन तो है, लेकिन उसका क्या हो रहा है सर, ये भी बताइए आप। और आपको नहीं लगता कि जो जनता है वो कोर्ट का भी रुख कर सके? एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जिस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। और अगर जो जमीनें हैं वो कागजी तौर पर हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कागज के बिना तो कुछ चलता नहीं है। जी स्वाति जी देखिए, आप मुझे 30 सेकंड देना, क्योंकि मैं अपनी बात को रखूंगा। जरूर सर। देखिए अभी आपने कहा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि ये बताइए, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, ये सब किसके अधीन में आ रहा है? ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ऐतिहासिक धरोहर है। कभी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी? कभी इसका जो राजस्व होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास जाता, कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार ने उसका 1% भी क्या भारत के मुसलमानों को दिया कि हाँ जी ऐतिहासिक धरोहर है, आपके ऊपर खर्च किया जाता है? नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता ने ये कहा है कि आप गारंटी दीजिए कि ये जमीन बेची नहीं जाएंगे। अच्छा हाजी जी, गरीबों की सुनवाई नहीं होती है वक्फ पे, इस पे भी जवाब मैं लेना चाहूंगी आपका। भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वक्फ पे, इस पे भी जरा जवाब दें। हाँ स्वाति जी देखिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो जमीनें होती है ज्यादातर धार्मिक स्थलों को दी जाती है, जहां पे दरगाहें होती हैं, मस्जिद होती है, मदरसे होते हैं, वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाती है। हाँ, दूसरा वक्फ बोर्ड की जमीन उन लोगों को दी जाती है, उन मुसलमानों को, कि आप यहाँ पर रहिए, मगर आप उसको बेच नहीं सकते, आपको बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आपको वो जमीन दी है। चलिए रत्नाकर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। स्वाति जी देखिए, गरीबों को दी जाती है और बात करते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जिससे समझ सकती हैं कि किस तरह से ये जो है कब्र और मजार के इर्द गिर्द की जो जमीनें होती हैं, गरीबों की जमीनें होती हैं, जिनका ना खतरा खतौनी होता है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, गरीब के पास पुरखों की संपत्ति होती है, उस पर वो खेती बाड़ी करते हैं, घर बना के, मकान बना के रहते हैं। लेकिन अगर कोर्ट अगर एक बार उस संपत्ति को अपना घोषित कर दिया तो उनको साबित कहां से कर पाएंगे कि वो उनकी संपत्ति है। और मैं बता वो कि तमिलनाडु में एक हिंदू बाहुल्य गांव है, उस हिंदू बाहुल्य गांव को पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता चुका है। तो ये किस तरह की बात कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की एक बात बता दूं, एक चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से एक पार्क है, उस पार्क को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता चुका है। तो वक्फ बोर्ड ऐसा एक बोर्ड है जो किसी भी बेनामी संपत्ति या कोई संपत्ति जिसका खसरा खतौनी नहीं है बेचारे गरीब के पास, किसान के पास, और उसको अगर दावा कर देता है कि ये उसकी संपत्ति है तो वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। अगर वो सिद्ध करने की कोशिश भी करेगा तो इन्हीं के बोर्ड और सर्वेयर के पास जाएगा,
वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, जो सबसे बड़ी कमी है। और इसी कमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर करना चाहती है। सबको अधिकार मिलना चाहिए, उसको अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए, घर को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए सबको अधिकार मिलना चाहिए और सभी कोर्ट का रुख कर सके, ये भी अधिकार मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बिल को लेकर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन मिलता है कि नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा रत्नाकर जी, क्योंकि इसको लेकर लगातार अब ये कहा जा रहा है कि रुख साफ नहीं है टीडीपी और जेडीयू का। रत्नाकर जी और साथ ही हाजी साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत शुक्रिया करूंगी भारत एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए।